हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है अप्रैल 2026 में। सब्जेक्ट का नाम है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इस पेपर के पहले 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें ज़रूर देख लेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपसे एग्जामिनेशन में। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है कर की गणना के लिए, बिक्री जानने के लिए, अंक गणितीय शुद्धता जांचने के लिए या खरीद जानने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है जिसको हम तलपट बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो तैयार किया जाता है खातों की अंक गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर। लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, किस लिए तैयार किया जाता है? लाभ या हानि निर्धारित करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बैलेंस शीट दर्शाती है। बैलेंस शीट शोज क्या दर्शाती है? सेल, परचेज, एसेट एंड लायबिलिटी या एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स, संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? यह एक निश्चित तिथि पर तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एसेट्स आर संपत्तियां हैं। क्या हैं ये? तो स्टूडेंट्स, संपत्तियां जो हैं व्यवसाय के स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज। क्या शुद्ध लाभ की गणना कैसे की जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस इनकम, एसेट्स माइनस लायबिलिटी या लायबिलिटी माइनस एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यदि पॉजिटिव अमाउंट बढ़ती है तो शुद्ध लाभ होता है, और यदि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो उस केस में शुद्ध हानि होती है। इसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लेखांकन सूचना उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? निवेशकों के लिए, ऋणदाताओं के लिए, प्रबंधन के लिए या इन सभी के लिए? तो लेखांकन सूचना इन सभी के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मूल लेखांकन समीकरण है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज। ऑप्शन दिया गया है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी माइनस एसेट्स, एसेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी या लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, मूल जो लेखांकन समीकरण है वो है, एसेट जो है हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होती है, यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट रिलेट्स टू। ये किस खाते से संबंधित है? अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल हैं यह किस खाते से संबंधित है? यह है रियल अकाउंट, वास्तविक खाते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। किसके लिए किया जाता है रॉयल्टी का भुगतान? तो स्टूडेंट्स, अधिकार या संपत्ति के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, रॉयल्टी देने वाला व्यक्ति कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में रिपीट होता ही होता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या? पट्टेदार, लीजी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शॉर्ट वर्किंग तब उत्पन्न होती है। शॉर्ट वर्किंग कब उत्पन्न होती है? जब बेटा वास्तविक रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, न्यूनतम किराए को क्या कहा जाता है? डेड रेंट, शॉर्ट रेंट, नेट रेंट या प्रीमियम? तो स्टूडेंट्स मिनिमम रेंट को हम डेड रेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, सब लीज मीन्स क्या होता है? सब लीज का क्या अर्थ होता है? तो स्टूडेंट्स जब पट्टा किसी अन्य को देना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, शॉर्ट वर्किंग की रिकूपमेंट का क्या अर्थ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकूपमेंट का मतलब होता है पिछले शॉर्ट वर्किंग की वसूली करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हायर परचेज प्रणाली में भुगतान किया जाता है एक बार में, केवल नकद में, किस्तों में या बिना भुगतान? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है किस्तों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रॉयल्टी खाता मुख्यतः संबंधित है, यह किससे संबंधित है? खनन और प्रकाशन उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है बेटा, हायर परचेज में वस्तु का स्वामित्व कब प्राप्त होता है? तो यह अंतिम किस्त के भुगतान के बाद प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है, हायर परचेज में खरीदने वाला क्या कहलाता है? तो हायर क्रेता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, नकद मूल्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है तुरंत नकद में दिया गया मूल्य। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, हायर परचेज में ब्याज की गणना होती है, तो यह बकाया राशि पर होती है ब्याज की गणना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, 50,000 की कीमत की एक मशीन हायर परचेज प्रणाली के अंतर्गत खरीदी जाती है। खरीदार 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देता है और शेष 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। ब्याज को छोड़कर, क्या कह रहा है, ब्याज को छोड़कर प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? बेटा 50,000 मशीन की मूल्य है, जिसमें से 10,000 उसने भुगतान कर दिया, बैलेंस बचे 40,000। अब ये कह रहा है कि ब्याज को छोड़कर 4 समान किस्तें, तो 40,000 की 4 समान किस्तें कितनी होंगी? 40,000 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10,000 रुपये की किस्त होगी ब्याज को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 40,000 की कीमत का एक टेलीविजन हायर परचेज प्रणाली पर खरीदा जाता है। खरीदार 8,000 रुपये अग्रिम भुगतान करता है और शेष 9,000 रुपये की 4 किस्तों में चुकाता है। कुल हायर परचेज मूल्य कितना है? तो बेटा डाउन पेमेंट उसने करी है 8,000 रुपये की, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि 9,000 रुपये की 4 किस्तों में चुकाता है और शेष 9,000 4 किस्तों में चुकाता है। तो 9 चौक 36, 36,000 रुपये उसने 4 किस्तों में प्रदान करे। तो टोटल जो उसने पेमेंट करी है वो कितनी करी है? 44,000 रुपये की करी है। तो 44,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डाउन पेमेंट का क्या अर्थ है? डाउन पेमेंट का अर्थ होता है इनिशियल पेमेंट, यानी कि प्रारंभिक भुगतान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, 30,000 रुपये नकद मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 36,000 रुपये में हायर परचेज पर बेचा जाता है, कुल ब्याज कितना है? तो बेटा साफ साफ कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है? 30,000 और बेचा कितना गया है हायर परचेज पर? हायर परचेज पद्धति के आधार पर 36,000 में बेचा गया है। तो क्या होगा, आपसे ब्याज की गणना पूछी है, 36,000 में बेचा, वास्तविक कॉस्ट 30,000 थी, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? 6,000 ब्याज की धनराशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है,
किस्त भुगतान प्रणाली का क्या अर्थ है? किस्त भुगतान प्रणाली का अर्थ है किस्तों में भुगतान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक टीवी का नकद मूल्य 25,000 रुपये है और इसे हायर परचेज पर 30,000 रुपये में बेचा जाता है। टीवी का नकद मूल्य 25,000 है और हायर परचेज में 30,000 पर बेचा जाता है। नकद मूल्य पर अतिरिक्त राशि यानी कि ब्याज का प्रतिशत कितना होगा? बेटा 30,000 रुपये में बेच रहे हैं, खरीदा हमने 25,000 का था या उसकी कॉस्ट 25,000 है, तो प्रॉफिट कितना है? 5,000। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है तो सीधा सा रूल है, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे उसकी कॉस्ट से। 5,000 प्रॉफिट हुआ कितने पर? जब हमने 25,000 रुपये लगाए थे। और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो गुणा 100 कर देंगे। 5,000 को 25,000 को अब भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 100 को फिर भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 20%। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, किस्त प्रणाली में स्वामित्व स्थानांतरित होता है। कब स्थानांतरित होता है? तत्काल बिक्री के समय, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में इमीडिएटली और हायर परचेज सिस्टम में अंतिम किस्त के बाद। नेक्स्ट है, किस्त प्रणाली में जोखिम रहता है। किसके पास रहता है? क्रेता के पास रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हायर परचेज मूल्य हमेशा होता है कैसा? नकद मूल्य से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।